दुनिया में बड़े बड़े कारनामे हो रहे हैं और ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे हैं जिन्हें सुनकर हमारी रूह तक कांप जाती है। एक औरत जो घर की जीनत कहलाती है, वो इतने घटिया काम करती है कि लोग सुनकर दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। कहते हैं जितनी खूबसूरत औरत होती है वो उतनी ही बदचलन होती है। अक्सर खूबसूरत औरतें ही मर्दों को धोखा देती हैं। खूबसूरत औरतें ही एक से अधिक लोगों के साथ में संबंध रखती हैं। आज की कहानी में भी ऐसा ही कुछ है। आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि एक औरत इतना गिर सकती है। सो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं सान स्टार हाजिर हूँ फिर से एक और नई सच्ची घटना के साथ। आज की जो सच्ची घटना है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से है। कानपुर जिले के कानपुर के एक मोहल्ले का नाम दीनदयालपुरम, जिसमें एक मेवाराम नाम का व्यक्ति रहता है। उसकी पत्नी का नाम कुसुम होता है और उसके 4 बच्चे होते हैं, जिनमें 3 लड़की होती है और एक लड़का होता है। लड़का सबसे छोटा होता है और लड़कियां बड़ी होती हैं। मेवाराम घर गृहस्थी चलाने के लिए एक फेरी का काम करता है। फेरी कर करके अपने परिवार का गुजारा करता है। अच्छा खासा उसका गुजारा चल रहा होता है। धीरे धीरे करके समय गुजरता है। जैसे जैसे समय गुजरता है बच्चे जवान होते चले जाते हैं। मेवाराम की एक बड़ी लड़की होती है जिसका नाम होता है मीना। मीना जवानी की दहलीज पे कदम रख चुकी है। जवानी में कदम रखते ही वो बेहद खूबसूरत हो गई है। इतनी खूबसूरत है कि जो भी उसे देखता है उस पर मोहित हो ही जाता है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब जैसे ही मीना बड़ी होती है, जवान होती है, उसकी उम्र धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तो बाप को चिंता होती है उसकी शादी को लेकर। तो बाप उसके लिए एक लड़के की तलाश में निकल जाता है। लड़के की तलाश जारी है। ये तलाश मूसा नगर में जाके ख़त्म हो जाती है। असल में मूसा नगर के रहने वाले सज्जन, जिनका नाम भीखाराम होता है, उनका एक लड़का था बाबूराम। बाबूराम से मीना का रिश्ता तय हो जाता है। वो लड़के को देख कर चला जाता है। इधर से उसकी फैमिली उस लड़की यानी मीना को देखने के लिए जाते हैं और जैसे ही वो मीना को देखते हैं, मीना की खूबसूरती पर एकदम से फिदा हो जाते हैं और वो वहीं पर इंस्टेंटली मतलब तुरंत एक फैसला लेते हैं कि हम मीना से जो शादी करने वाले हैं विदाउट दान दहेज के करेंगे। इस कदर मीना पे मोहित होते हैं कि उसके बाप से कहते हैं कि हम बिना दान दहेज के ये शादी करेंगे। एक्चुअली में बाबूराम और भीखाराम जो हैं ये दोनों बाप बेटा किसानी करते हैं। इनमें 2-3 बीघा ज़मीन थी, उसी में ये लोग किसानी खेती करते थे। तो बाबूराम खेती के अलावा कुछ नहीं करता था। अपने बाप के साथ, अपने पिता के साथ बस खेती करता था। जब मीना के माँ बाप ने ये सुना कि वो विदाउट दहेज के शादी कर रहे हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो जल्दी ही शादी करने का निर्णय ले लेते हैं। अब मीना के भी बहुत सारे सपने होते हैं ससुराल को लेकर। जैसे हर लड़के के होते हैं लड़की को लेकर, हर लड़की के होते हैं लड़के को लेकर, वैसे ही मीना के भी बहुत सारे सपने सजे थे। जब उन्होंने दहेज ना लेने की बात की तो मीना को लगे वो बहुत अच्छे लोग हैं, तो और अपेक्षा की होगी उसने अपने हस्बैंड को लेकर। अब वो दिन आ जाता है जब उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होकर जब मीना अपने ससुराल जाती है तो उसके सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं। उसने जो अपने हस्बैंड को लेकर सोचा था उसके अपोजिट अपने हस्बैंड को पाया। अब जैसे मीना वापस अपने घर लौटती है तो अपनी माँ को वो सारी सच्चाई बताती है और कहती है कि माँ तुमने जल्दबाजी में मेरी शादी बहुत गलत जगह कर दी। वो वैसा हस्बैंड नहीं है जैसा मैं चाहती थी। और आप सब भी जानते ही हैं कि ज़्यादातर लड़कियां पैसे के लिए मरती हैं, अच्छे घर के लिए मरती हैं। पैसा हो और अच्छा घर हो, ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। अगर ये चीज़ें नहीं हैं हस्बैंड के पास तो समझो वो हस्बैंड भले ही लाख गुना अच्छा है, हैबिट में कितना भी अच्छा हो, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं है। और यही मीना के साथ भी था। लेकिन उसकी माँ उसको वहीं के वहीं समझा देती है और कहती है अब तेरी शादी हो चुकी है और ये सारी बातें तुझे अब शोभा नहीं देती है। अगर तूने उल्टा सीधा कोई कदम उठाया तो तुझसे छोटी 2 बहनें और हैं, उनकी शादी में अड़चन पैदा हो जाएगी। मीना की माँ जब उसको समझाती है तो उसकी समझ में आ जाती है
और वो ससुराल आ जाती है। फिर कंप्रोमाइज़ के साथ उसका वक़्त गुज़रता है। वक़्त गुज़रते-गुज़रते इतना गुज़र गया कि उस पर 2 बच्चे हो जाते हैं, जिनका नाम शिवम और दू लड़की का नाम शिवानी होता है। जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, तो मीना अपने हस्बैंड से बोलती है कि देखो, खेती-बाड़ी से तो हम दोनों गुज़ारा कर लेंगे, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य नहीं बन पाएगा। इससे बेटर है आप शहर में जाके कोई अच्छा-सा काम करो, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाए। मीना की बात बाबूराम के समझ में आ जाती है। वो भी समझता है कि हाँ, इससे तो हमारा गुज़ारा ही हो पाएगा, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य कभी नहीं बन पाएगा। कानपुर में बाबूराम का एक दोस्त होता है, वो वहाँ पर काम कर रहा होता है। तो बाबूराम अपने उस दोस्त को कॉल लगाता है, अपने दोस्त को बोलता है मैं शहर आना चाहता हूँ और मैं भी कुछ काम करना चाहता हूँ। लेकिन उसका दोस्त बोलता है कि देख यार, तू पढ़ा लिखा नहीं है और प्राइवेट कंपनी में पढ़े लिखे लोगों की ही ज़रूरत होती है, और अगर तू कुछ करना चाहता है तो एक काम कर, तू साइकिल का काम सीख के साइकिल का काम डाल दे। तू खुद का काम कर, जिससे अच्छी इनकम आपको हो जाएगी। ये बात बाबूराम की समझ में आ जाती है। बाबूराम वही काम करने लगता है। पहले वो अकेला जाता है और उस अपने दोस्त के साथ वहीं पर रहता है और ये काम सीखता है, और काम सीखने के बाद वो खुद का काम डाल लेता है। उसके बाद वो दूसरा रूम ले लेता है और अपनी बीवी बच्चों को वहाँ ले जाकर शिफ्ट कर देता है। जब कोई भी व्यक्ति या कोई आदमी कोई बिजनेस करता है तो उसकी दुकान पे लोग आते भी हैं, उनसे मेल मिलाप भी होता है, दोस्ती भी होती है। तो बाबूराम के साथ भी यही हुआ। एक पिंटू नाम के आदमी से उसकी दोस्ती हो गई। पिंटू उसकी दुकान पर डेली आता और उससे घंटों बात करता और अपनी ड्यूटी चला जाता। पिंटू साइकिल द्वारा ही काम पर जाता था और साइकिल का जो भी कोई काम होता वो बाबूराम से ही कराता। इसलिए उन दोनों में अच्छी गठबंधन, अच्छे रिश्ते हो गए। इसलिए उन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई। एक रोज बाबूराम की बेटी का जन्मदिन था, तो बाबूराम पिंटू को इनवाइट करता है। पिंटू मान जाता है। शाम को जैसे ही पिंटू उसके घर जाता है और जब मीना को देखता है तो वो देखता रह जाता है। वो मीना पे फिदा हो जाता है। वो मीना पे इस कदर फिदा हो जाता है कि अपना इंस्टेंटली दिल दे बैठता है। उसके बाद वो उसकी पार्टी वार्टी होती है, और पार्टी वार्टी तो छोड़, वो तो केवल उसकी निगाह ही मीना पर थी। जैसे तैसे उसने पार्टी वार्टी की, पार्टी करके घर गया। फिर पिंटू ने ऐसा गेम खेला, जब बाबूराम अपने काम पे चला जाता तब वो मीना से जाकर मिलने लगा और घंटों उससे बातें करने लगा, हंसी मजाक करने लगा। हंसी मजाक इस टाइप की होने लगी कि मीना को समझने में देर न लगी कि आखिर पिंटू चाहता क्या है। और ये हंसी मजाक करते 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 आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उन दोनों के बीच में वो रिश्ता बन गया जो एक बदचलन औरत के साथ हमेशा बनता है। उन दोनों के बीच में संबंध बन गए, और जब एक बार संबंध बन गया तो फिर उनके बीच में रेगुलर बेस संबंध बनने लगे। ये बात बाबूराम को तो खैर नहीं पता थी, लेकिन आसपास के लोगों को पता चल गई। किसी ने बाबूराम को बताया, लेकिन बाबूराम ने इस बात को इग्नोर किया और उसने कहा मेरी पत्नी मुझे धोखा नहीं दे सकती। लेकिन एक आदमी कहे तो समझ में आता, जब 2-3 कहें तो फिर बात कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और ये बात बाबूराम भी समझ गया। जब बाबूराम वहाँ पहुँचा तो उसने मीना से पूछा, और मीना उल्टा उस पर भड़क गई कि तुम मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हो और तुम मुझे समझते क्या हो, तुम मुझे ऐसी वैसी औरत समझते हो। मतलब कुल मिला के उसने बाबूराम को उल्टा ही चुप कर दिया। बाबूराम अपना सा मुँह लेकर बेचारा वापस चला आया। उसे लगा कि उसने गलत ही मीना पर इल्ज़ाम लगाया है। कहते हैं कि पाप कब तक छिपेगा, एक ना एक दिन तो सामने आएगा ही। एक दिन अचानक बाबूराम की तबीयत खराब हो जाती है और बाबूराम घर चला जाता है। घर में जैसी एंट्री करता है, पिंटू और उसकी बीवी मीना दोनों आपत्तिजनक हालत में थे, जिसको वो देख लेता है। पिंटू शर्मिंदगी का मुंह लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन बाबूराम मीना को बड़ी खड़ी खोटी सुनाता है। इस सीन को देखने के बाद बाबूराम इस कदर आट हुआ, वो उसने वहां से दुकान फुकान सब बंद कर दी, अपने बीवी बच्चों को लेकर वापस गाँव आ गया। गाँव आने के बाद कुछ महीना गुजरे होंगे, उसकी बीवी पुनः शहर की जाने की जिद करने लगी और कहने लगी मुझसे एक बार गलती हुई है, मैं दोबारा गलती नहीं करूंगी। अब मेरी गलती की सजा अपने बच्चों को मत दीजिए, इनका भविष्य खराब मत कीजिए। लेकिन बाबूराम
किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से शहर जाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। दरअसल उसकी बीवी बच्चों के भविष्य से कम वो पिंटू से मिलने के लिए ज़्यादा तड़प रही थी, लेकिन बाबूराम किसी भी तरीके से तैयार न हुआ। उधर पिंटू का भी यही हाल था। पिंटू भी मीना से मिलने के लिए बेकरार था और इस बेकरारी में मीना से मिलने के लिए उसके गांव तक आ पहुंचा, जहां उसे बाबूराम देख लेता है और उसकी कुटाई कर देता है। पिंटू समझ जाता है कि गांव में जाना खतरे से खाली नहीं है। अगर गांव में गया तो मेरी मौत भी निश्चित है। अब दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई थी। जब बाबूराम किसी भी तरीके से शहर जाने के लिए तैयार न हुआ तो उसकी पत्नी ने एक बड़ा कदम उठाया और खुद ही शहर चली गई। खुद शहर जाके एक प्राइवेट कंपनी में खुद से जॉब करनी स्टार्ट कर दी। उस कंपनी में एक सुनील नाम का आदमी जॉब करता था। जब उसने मीना को देखा तो वो भी उस पर एकदम से लट्टू हो गया, फिदा हो गया। जब उसको ये पता चला कि मीना जो है मेरी तरफ से ही आती है और मेरी तरफ ही जाती है, तो वो और भी खुश हुआ, क्योंकि वो बंदा गाड़ी से यानी बाइक द्वारा आता जाता था। मीना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अब सुनील मीना को कंपनी तक लेके आता और कंपनी से रूम तक छोड़ता और उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं प्यार हो गया। और फिर जो पिंटू के साथ हुआ था वही उसके साथ भी शुरू हो गया, यानी उसके साथ भी उसके संबंध बनने स्टार्ट हो गए। ना तो उसने पिंटू के बारे में बताया था सुनील को और ना ही पिंटू को सुनील के बारे में बताया था। लेकिन अब जो मीना धीरे धीरे करके अब मीना साइकिल वाले को छोड़ बाइक वाले के साथ हो गई, तो वो उससे पिंटू से कटने लगी और उसकी तरफ आकर्षित ज़्यादा होने लगी। पिंटू को उसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज लगा, तो उसने ये जानने की कोशिश करी आखिर ऐसा क्यों है। तो उसे पता चला कि उसके संबंध किसी सुनील नाम के आदमी के साथ हो चुके हैं और वो उससे प्यार करने लगी है। पिंटू उसको बहुत समझाता है, लेकिन वो नहीं मानती है, उल्टा उसको ही डांट देती है और सुनील के साथ रहने के लिए जिद करती है। एक रोज सुनील उसके घर बैठा हुआ था, पिंटू आता है। सुनील ये सोचकर बाहर निकल जाता है कोई इसका मिलने वाला या इसके रिश्तेदार होगा, वो बाहर चला जाता है। पिंटू उसको फिर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मीना उस पर भड़क जाती है। पिंटू गुस्से में आता है, अपने अंदर छिपे हुए धारदार हथियार को निकालता है और मीना की गर्दन पर चला देता है और बाहर से कुंडी लगाकर भाग जाता है। कुछ देर बाद सुनील वापस आता है, कुंडी खोलकर अंदर देखता तो मीना की लाश पड़ी हुई होती है। अब मीना की लाश को देखकर वो एकदम घबरा जाता है और वो पास ही के थाने में इल्तला करता है। पुलिस आती है, मीना की लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस पूछताछ केवल सुनील से स्टार्ट करती है। तो सुनील कहता है मुझे नहीं पता इसका कत्ल किसने किया है, लेकिन कोई इससे मिलने आया था, उसके बाद इसकी डेड बॉडी मिली है। सुनील से और भी बातें पूछी जाती है तो सुनील सारी बातें बता देता है अपने बारे में कि मुझे कंपनी मिली थी और मेरे ऐसे इसके साथ संबंध थे। पुलिस 302 के तहत अज्ञात व्यक्ति के नाम रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। फिर पुलिस छानबीन में लगी रहती है। पुलिस छानबीन करते करते उसके ससुराल पहुंचती है। ससुराल जब पहुंचती है तो बाबूराम को जब ये बताया जाता है कि उसकी पत्नी का मर्डर हो गया है, तब वो कहता है साहब मुझे ये पता था एक ना एक दिन ऐसा होने वाला है। पुलिस वाले ने पूछा क्यों, तो उन्होंने बताया कि उसकी पत्नी का जो चाल चलन थे वो सही नहीं थे। उसका संबंध पिंटू नाम के आदमी के साथ था और मुझे छोड़ के उसके साथ रहने लगी थी। पुलिस पिंटू को गिरफ्तार करती है और उससे कड़ाई के साथ जब पूछताछ करती है, पिंटू सारी बात हाँक जाता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैंने उसका मर्डर किया है। सो दोस्तों ये थी आज की कहानी। सो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था, ना किसी की भावना को ठेस पहुँचाना, महज सतर्क करना है। अपने आसपास हो रहे इस क्राइम से सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तो मिलते हैं अगली क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए चाहेंगे इजाज़त। खुश रहें।